आज में ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो पार्ट 1 की वीडियो के अंदर में देखा था कि जब आपके पास ये प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, ये प्रोटीन क्या करती थी आपके पास के थ्रू एंड थ्रू फंक्शन प्रोवाइड कर रही थी जो इंटेग्रल है। तो इंटेग्रल प्रोटीन आपके पास गेटवे प्रोवाइड करी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो यानी कि चार्ज पोर हैं, गेटवे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल। ठीक है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद प्रोटीन की बात करें जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, ये इंटेग्रल भी है, ये क्या करिए मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर। तो मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट होने का इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड जो लेयर्स हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करनी है। फ्लूइड के अंदर ये जो मोज़ेक पड़े हुए हैं, तो इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, हम इसके रोल की तरफ आ जाते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड, जो कि मेन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, प्रोटीन आपके पास आगे भी है, चलो डिस्कस कर लेंगे। फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या है, फॉर्म द लिपिड बायलेयर, ये लिपिड की बायलेयर बना रहे हैं आपके पास। ठीक है, सबसे अबंडेंट आपके पास लिपिड जो है हमारे पास यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ये फ्लूइड कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। अगर अनसेचुरेटेड है तो ज़्यादा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, लाइक यहाँ लेकिन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है कास्ट फ्लूइडी, और सैचुरेटेड फैटी एसिड इनकी यानी कि टांगें जो है वो सीधी होती हैं। ठीक है, आपके पास इस तरह याद रखें, फैटी एसिड की जो चेन होती है उसमें सैचुरेशन होती है, वो आपके पास क्या प्रोवाइड करती है, टाइटली पैक मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो है वो बैकबोन ऑफ द मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, लिपिड बायलेयर है और बैकबोन बनाती है मेम्ब्रेन की। अगर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और मज़ीद डिटेल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिपिड की बायलेयर है ना, इसमें जो आउटर साइड पर आती है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ फेस करती है, इसे कहते हैं आउटर लीफ फ्लैट। और जो इनर साइड पे आती है इसे कहते हैं इनर लीफ फ्लैट। ठीक है, आउटर लीफ फ्लैट जो आपके पास है वो ज़्यादातर फॉस्फेटाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर याद रखें तो रख लें, फॉस्फेटाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन आपके पास आउटर लीफ फ्लैट में होता है। इनर लीफ फ्लैट के अंदर फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन और फॉस्फेटाइल सीरीन होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, दोनों में फॉस्फेटाइल तो आ ही रहा है, फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन आ जाएगा इनर वाले लीफ फ्लैट के अंदर, और साथ में सीरीन आ जाएगा। बाहर वाले में क्या आएगा, कोलिन आ जाएगा और साथ में सिंगोमाइलिन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, याद रखने तो रख लें, नहीं रखने तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिलेबस में इतना ऐड नहीं है ये। ठीक है, बस एक इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में पाया जाता है, स्टीरोल भी से कहते हैं। ठीक है, यूकेरियोट्स में आपके पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उसकी मेम्ब्रेन में ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हेल्प टू स्टेबलाइज दिस लिपिड बायलेयर, ये रेगुलेशन, मेंटेनेंस और स्टेबलाइजेशन का वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, ये किसके दरमियान प्रेजेंट होता है, ये जो आपके पास टील्स है ना, ये वाले टील्स, इनके बिटवीन भी अगर दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इनके बिटवीन में जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये फंसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बिटवीन में फंसा हुआ होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। स्टेबलाइजेशन का वर्क परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस का वर्क परफॉर्म करता है, यानी फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को रेगुलेट करता है, लेकिन फ्लूइडिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये दो प्रोटीन्स यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन ऑलमोस्ट थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट होती हैं। इंटेग्रल प्रोटीन हम इन्हें कह सकते हैं कि थ्रू एंड थ्रू स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। अलाउ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आयन टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि अपने मेम्ब्रेन में से गुजर जाए। ठीक है, लाइक हमारे पास क्या है, बढ़ जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बाहर से मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की बात करते हैं, तो चैनल प्रोटीन की बात करते हैं कि चैनल प्रोटीन में ये अलाउ करता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और आयंस को क्रॉस कर सकते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीली। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो कैरियर प्रोटीन में सिलेक्टिवली इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक, सेलेक्टिवली इंटरेक्ट विद सेलेक्टिवली, अभी बस सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में हमने कहा था ना कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये सेलेक्टिवली इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर आयन सो दैट इट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन स्पेशल होती है हर एक मॉलिक्यूल के लिए, वो उसी मॉलिक्यूल को कैरी करेगी जिसके लिए वो कैरियर बनी हुई है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे को वो कैरी होने नहीं देगी। ठीक है, जिसने उसको कैरी करना है उसी को उसको अंदर लेकर जाना है। ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सिर्फ या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को पास होने देगी, बाकी किसी मॉलिक्यूल पास को नहीं होने देगी। तो कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आउटर साइड पर होते हैं, बार बार कह रही है आउटर साइड पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ हो गए, कुछ होंगे जो सिर्फ इनर लीफ फ्लैट पर होंगे आपके पास, ज़्यादा वरना आउटर लीफ फ्लैट पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के जो प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी, जब ग्लूकोज लिपिड्स के साथ मिलेगी तो ग्लाइकोलिपिड्स बना देगी। ठीक है, और फाउंड ऑन द सेल्फ सर्फिस, सेल की सर्फिस के ऊपर पाए जाते हैं। जब ये सेल की सर्फिस के ऊपर पाए जाते हैं तो ये किसका काम करते हैं, रिकग्निशन का काम करते हैं। रिकग्निशन मीन उसको पहचानने का, ये मार्कर के तौर पर काम करते हैं कि यानी कि इस सेल की ये पहचान है। एंटीजन जैसे आपके पास है, एंटीजन कौन बना रहे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहते हैं रिकग्निशन का काम करते हैं।
ये जब दोनों चीज़ें जब ओरिएंटेड आउटवर्ड तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आपके पास सेल मार्कर है फॉर सेल रिकॉग्निशन। इसके रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा सेल है, हम सेल मार्कर के तौर पर ग्लाइकोकैलिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी लिखी हुई हैं, साथ में आयन ग्रेडियंट है ना। आयन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास सोडियम अंदर मूव करता है, ठीक है, और पोटेशियम को बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो ये क्या है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इनके से आयन कहते हैं चार्जेस है, तो ये नर्व इम्पल्स में काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज एंटीजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास क्या करती है, एंटीजन का काम। मैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आपके पास कह सकते हैं मौजूद है, जो कि हर सेल के ऊपर मौजूद है, जिससे पता चलता है कि ये सेल है, मार्कर उसके लिए, ठीक है। तो ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज एंटीजन। एंटीजन में मेनली रोल प्ले कर रहा है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि व्हाट डिड यू नो अबाउट द रोल। तो ये फॉस्फोलिपिड का रोल भी आपको पता चल गया, ठीक है। एंड देन कोलेस्ट्रॉल का रोल भी पता चल चुका है कि स्टेबलाइजेशन वगैरह है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है या दूसरे कंपोनेंट्स के मिलकर कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखी है। कार्बोहाइड्रेट किसी के साथ कंबाइन होगी, प्रोटीन के साथ होगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी, और लिपिड्स के साथ होगी तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगी। ऐसा सच आपको ब्रेन में नहीं दिखती है, ठीक है। अब कैरियर एंड चैनल प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होती है किसी मॉलिक्यूल के लिए, सिलेक्टिवली किसी को पास करने देती हैं, जबकि चैनल प्रोटीन है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को फ्रीली पास करने देती है, ठीक है। लेकिन उसको क्रॉस कर खुद उसे पकड़ती है और अंदर लेकर जाती है, ठीक है। तो चैनल और कैरियर प्रोटीन में दोनों में ये डिफरेंस है, इतना ऐसा नहीं है। आगे अपने पास एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल। पहले भी आपका पिछले मेरे पार्ट्स की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। डिफरेंशियली भी हम डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन लिपिड की वजह से कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से की वजह से कहा जाता है। बट ज़्यादा सूटेबल जो है दोनों परमेबल पे टिक करना ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। तो लिपिड सोलबल सब्सटेंस जो होते हैं वो तो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड ही हर तरफ मौजूद, लिपिड की बाय लेयर है, तो लिपिड को तो फैसिलिटेट करेगा ना। देन स्मॉल गैस मॉलिक्यूल जो आपके पास हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, इसके अलावा ये भी हो सकते हैं। बिंग न्यूट्रल है तो इजीली क्रॉस कर देंगे, लेकिन आयंस जिनके पास चार्ज पार्टिकल हैं उनको डिफिकल्टी होगी क्रॉसिंग करने के लिए, ठीक है। उनके लिए फिर हमारे पास करते हैं कैरियर प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, चैनल प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, जो कि क्या करेंगे फिर उनको ट्रांसफर करवाती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के ट्रांसफर में हमारे पास क्या है, दोनों की यानी कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन जब मूवमेंट हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या होगी, लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ होगी। एंड अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूवमेंट होती है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल मूवमेंट है तब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। विदाउट द यूज ऑफ सेल एनर्जी है तब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी नहीं खर्च हो रही, पैसिव है। अगर एनर्जी खर्च हो रही है, एक्टिव है, ठीक है। डाउन हिल का मतलब है हिल से नीचे जब आप आ रहे होते हो, एनर्जी वेस्ट नहीं आपकी होती, ठीक है। पहाड़ी से नीचे उतरते हो कोई एनर्जी नहीं वेस्ट होती। एनर्जी आपकी तब लगती है जब आपको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, इसे कहते हैं अप हिल मूवमेंट। अप हिल मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, ठीक है। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसीलिए तो ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है ज़मीन पर ही आती हैं, ठीक है। जो हम ऊपर भेजते हैं उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सिंपल डिफिजन एंड फैसिलिटेटेड डिफिजन आ जाती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास रहती हैं डायरेक्ट पाथवे, एटीवेज, इनडायरेक्ट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होती है आपके पास और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है ये डायरेक्ट एटीपी का इस्तेमाल करती है, जबकि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डायरेक्ट एटीपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप्स हैं। अगर डिटेल थोड़ी इधर उधर की वो ले ही लेते हैं तो इस वजह से हम कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को दोबारा जो है ना आगे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। पहले तीन जो हमारे पास जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तीनों हमारे पास उसकी एग्जांपल हैं कि जिसमें क्या है आपके पास ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका द डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन दैट इज मूवमेंट ऑफ द गैसेस। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल जहाँ मौजूद है, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन वहाँ पर आपके पास है कम है, और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसे कहते हैं हाई वाटर पोटेंशियल। तो लोअर वाटर पोटेंशियल वो वाली जगह पर जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है और फ्लूइड सॉल्यूट की ज़्यादा है और वाटर की कम है, इसे कहते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर कम है वहाँ पर तो लोअर पोटेंशियल उसका है वहाँ पर।
तो वहाँ पर अगर उसकी मूवमेंट हो रही हो तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पता चल गया। देन कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो छोड़े, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, जैसे टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड दैट इज, यही हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि कैरियर मीडिएटेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है। चैनल प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू अलाउ कर रही है। कैरियर मीडिएटेड क्या करती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के अंदर पहले लेती है, देन उसके बाद से कैरी करके नेक्स्ट जगह पहुंचा देती है, ठीक है। एक साइड इसकी ओपन है और एक साइड क्लोज हो जाती है, फिर एक साइड क्लोज हो जाती है, दूसरी साइड ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरी चूंकि कर रही है, जो कि चैनल भी आपके पास क्या थ्रू एंड थ्रू ओपन ही होता है, क्लोज है तो फिर क्लोज ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ से, तो इस टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसमें कैरियर प्रोटीन का बहुत अहम रोल है क्योंकि वो उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। वरना लिपिड मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है, वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बस पार्ट में देगी, ठीक है, मेम्ब्रेन, तो दूसरे सब्सटेंस को तो पास होने नहीं देगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटेशन नहीं है उसने दूसरे मॉलिक्यूल को, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोटीन्स आते हैं जो कि चैनल और कैरियर्स बनाते हैं। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दिखाई देगी। इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन मीडिएटेड है। बाकी जो दो ऊपर वाली हैं ये हमारे पास प्रोटीन मीडिएटेड नहीं है, इनमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये आपके पास छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, इसे ज़रूर समझ के पढ़ जाएगा, ना समझ तो पीछे देख करके सुन लीजिएगा दोबारा। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। आपके पास साइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या सेल के साथ मतलब कोई चेंजिंग करें उसके मेम्ब्रेन के साथ, सेल की मेम्ब्रेन के साथ। इसमें क्या इंटेक ऑफ मटेरियल अलॉन्ग द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। तो हम मटेरियल को इनफोल्ड करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेकर जा रहे हैं, इसे हम वैक्यूल की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में, हमसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं, इंटेक ऑफ मटेरियल सॉलिड फॉर्म पैगो एंड इन फ्लूइड फॉर्म दैट इज पिनो। अच्छा, तो सादी सादी बातें होती हैं जो कि पता चल जाती है। मेन बात क्या है, पिनोसाइटोसिस हमारे पास क्या है वो कि ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है, उसको मतलब इतनी नहीं है, ध्यान नीचे आ जाता है ये वाली डायग्राम की तरफ, ठीक है। देखते हैं ये हमारे पास है पिनोसाइटोसिस हो रही है। पिनोसाइटोसिस में डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे ऊपर फ्लूइड मतलब फ्लूइड के अंदर जो लिपिड, अच्छा कौन सा हम कहते हैं सेल और ड्रिंकिंग फ्लूइड फॉर्म में होगी। आपके पास कोई वाटर ड्रॉपलेट मौजूद है, ठीक है। या वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कोई आपके पास प्रोटीन है जो कि डिजोल्व फॉर्म में, अगर डिजोल्व फॉर्म में वो प्रोटीन भी ड्रॉपलेट में पाई जाती है ना, तो वो भी आपके पास पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगा। सिर्फ सॉलिड फॉर्म आपके पास जो होगी वो पैगोसाइटोसिस है, वरना आपके पास डिजोल्व प्रोटीन हो, डिजोल्व कुछ भी आपके पास है कि मौजूद है फ्लूइड की फॉर्म में होगा, वो सारा पिनोसाइटोसिस के अंदर आएगा, ठीक है। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, आपके पास फ्लूइड आया, फ्लूइड को उसने क्या किया अपने अंदर मेम्ब्रेन वेसिकल ने फ्यूज़ किया एंड देन उसके बाद उसको ले लिया। अब आप इधर ये गौर करें कि उसने क्या किया, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन की एंड देन, यानी कि मॉलिक्यूल का आप समझ लें कि वेट था जिसने उसे क्या किया अंदर की तरफ पिंच किया एंड देन उसके बाद ये हमारे पास जो है वो पिनोसोम बन गया। पिनोसोम या वैक्यूल आप कह सकते हैं, क्योंकि पिनोसाइटोसिस होकर इसे पिनोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैगोसाइटोसिस में ऐसा नहीं है। फैगोसाइटोसिस में जैसे कि आप अगर समझ लें सॉलिड पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया वगैरह आया था, तो न्यूट्रोफिल का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसे खुद खाना चाहेगा, वो क्या करेगा अपनी जो ऊपर की तरफ निकालेगा, पहले ये मेरे पास में मिनट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और देन इसे इंगल्फ करेगा अपने अंदर, ठीक है। इंगल्फ कर रहा है, इनगल्फ करने के बाद फिर उसके बाद इसका वैक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द पैगोसोम। अच्छा, इसने इसका जब ये बना लेना होता है तो उसकी मदद कौन कर रहा है, ज़ाहिर है इसे थोड़ी सी ऊपर की तरफ एनर्जी लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ये एक्टिन के फिलामेंट, एक्टिन के फिलामेंट यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जब ये इसको पकड़ लेता है देन उसके बाद ये एक्टिन के मॉलिक्यूल इसको खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये खींचते हैं तो ये क्या करता है, इसको अंदर वेसिकल वैक्यूल बनाने या वेसिकल बनाने के लिए अंदर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो फिर मेम्ब्रेन से दूर करने के लिए और उसे खींचने के लिए और मेम्ब्रेन को पिंच ऑफ करने के लिए उस वैक्यूल को मेम्ब्रेन से एक्टिन के फिलामेंट काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस में एक्टिन के फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास तीसरी तरह की जो हमारे पास यानी कि ट्रांसपोर्ट और जैसे एंडोसाइटोसिस की तीसरी टाइप हमारे पास है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये हमारे पास ज़्यादा देखने को मिलती है हेपेटोसाइट्स के केस में, जैसे न्यूट्रोफिल के केस में देखने को मिल रही है, इस तरह ये हेपेटोसाइट के केस में। हेपेटोसाइट का समझ लें आपके पास एक सेल मौजूद है, ठीक है। एंड देन कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाहर की तरफ मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल में मोस्टली हमारे पास जो हेपेटोसाइट है वो एलडीएल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो बाहर मौजूद हैं, स्टार्स मैंने दिखाए हैं। यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स, यानी कि ज़ाहिर है एलडीएल को रिसीव करें, एलडीएल के रिसेप्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मौजूद होते हैं और अंदर की तरफ आपके पास जैसे यहाँ पर एक्टिन के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर आपके पास है क्लैथरिन के,
क्लैथरिन कॉटेड पिट इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्लैथरिन कॉटेड पिट जो है वो क्या करते हैं, जैसे इस ट्रांसपोर्ट में रिसेप्टर्स के ऊपर आपके पास एलडीएल के मॉलिक्यूल लग जाते हैं तो देन उसे पिंच अंदर की तरफ कर लेते हैं, क्लैथरिन इसको पुल करती है इनसाइड द सेल और देन उसका वैक्यूल आपके पास अंदर बन जाता है जो कि क्या होता है कोटेड वेसिकल होता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसफर होते हैं, इनके इसमें रिसेप्टर भी इन्वॉल्व होते हैं एंड देन जैसे ही आपके पास जो एलडीएल वगैरह या जो इसको करना था ये कर दिया, ये फारग हो गए ना, तो दोबारा मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, अपने रिसेप्टर को दोबारा शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके हैं, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है आपके पास कि किसी भी मॉलिक्यूल जो के अंदर आ चुका है आपने उसे बाहर निकालना है, ठीक है। मतलब कि दोबारा जैसे मैं मुद्दा यहाँ से निकला तो उसे वापस भी भेजना है, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए हाँ ठीक है। तो आपके पास एक्सोसाइटोसिस में मोस्टली जो आपके पास कौन मददगार होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। जो एक्सोसाइटोसिस है वो आपके पास किससे डिपेंडेंट होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट एक्सोसाइटोसिस हो रही होती है, ठीक है। कैल्शियम आयन आपके पास क्या करता है, जब वो अंदर की तरफ किसी भी सेल के अंदर मूव करता है तो वो क्या करता है, उसको बाकी जो जिस मोलिक्यूल जैसे इंसुलिन का बाहर निकालना चाह रहे हैं वेसिकल से, तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम को अंदर सेल के भेजेंगे, वो क्या करेंगे, इंसुलिन को बाहर की तरफ मूव करा देगा। आपके पास जो हार्मोन्स मौजूद हैं, ठीक है, हार्मोन्स इंसुलिन जैसे क्या था। इसके अलावा आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। आप उसे रिलीज़ करवाना चाहते हो तो उसको रिलीज़ करवाने के लिए न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर भी आपको कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ भेजना पड़ता है। कैल्शियम आयन जब अंदर आते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर की तरफ रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास है ये दिस मदर फंक्शन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज न्यूरॉन्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स को भी ट्रांसमिट करती है, आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन उसमें भी रोल प्ले करती है, कंडक्शन में रोल प्ले करती है। तो कंडक्शन में मसल सेल भी आपके पास होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के उसके अंदर भी सिग्नल ट्रांसपोर्ट, जिससे कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, एक्साइटेशन वगैरह होती है, कपलिंग है। तो यानी कि मसल सेल भी एक्साइट कर सकते हैं और नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी आपके पास हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपके बुक में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।